बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर हाइड्रो पावर मंसूबों से बिजली पैदा करने के काफ़ी मौके मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि जो मंसूबे 10 साल कबल शुरू किए गए थे वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके हैं। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ मंगिश, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर महकमा मौसमियात ने अगस्त के महीने में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है और PDMA ने तमाम अजला के लिए वार्निंग भी जारी कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि निकासी आपके लिए हैवी मशीनरी तैयार कर ली गई है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियां भी तैयार कर ली गई हैं। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोकर, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मुल्तान के महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और मजीद क्या इंकशाफात हुए बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रो पावर मंसूबों से बिजली पैदा करने के काफ़ी मौके मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये मंसूबे जो हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके हैं। और आपको ये भी बताएं कि 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 3 मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल हो ही नहीं सके हैं। दीगर कई मंसूबों की तकमील भी मुकर्रर वक्त में होती हमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएं तो इससे अरबों का मुनाफा हो सकता है। मजीद इस खबर की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मंगिश। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हाइड्रो पावर के कितने मंसूबे ऐसे हैं जो मुकम्मल नहीं हुए हैं और जो मुकम्मल होते दिखाई भी नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में 2 बड़े ऐसे हाइड्रो पावर के मंसूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जिसको फौरी तौर पर मुकम्मल होना चाहिए था और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। ये कोई 781 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी डेडलाइन तो पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन वो ताहाल वो मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसकी मैं एक मिसाल दूँ तो लोअर दीर में एक प्रोजेक्ट है जिसको कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट जो था ये अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होना था। अच्छा। और इस मंसूबे की अहम बात यह है कि इस पे 98% काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। लेकिन कई साल पहले जब इस पे 98% काम मुकम्मल हो गया तो उसके बावजूद अभी जो बकाया काम है वो मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। इस मंसूबे पे 13 अरब 99 करोड़ रुपए की लागत आई है और इससे कोई 40.8 मेगावाट बिजली जो है वो इससे प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है, खुसूसन उस इलाके के लिए कि जहाँ बिजली का सख्त बहरान है और वहाँ ये काम ना होने की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। मुमताज़, बिल्कुल सिर्फ चंद फीसद काम जो है ये ना रुकने की वजह से यहाँ पे काम रुका हुआ है। लेकिन फरजाना ये एक वाहिद मनसूबा नहीं है। मनसेरा में इसी तरह का एक और मनसूबा है, उसको कहते हैं जबूड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा। वो भी दिसंबर 2024 में मुकम्मल होना था और 99% काम उस पर मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये मनसूबा चूंकि जो 1% काम रहता है उसकी वजह से ये शुरू नहीं हो सका। जब तक मनसूबा मुकम्मल नहीं होता और शुरू नहीं होता तब तक उसके जो नताइज है, जो उसका जो मुनाफा है वो नहीं आ पाता। ये 4 अरब 18 करोड़ रुपए का ये जबूड़ी का मनसूबा था हाइड्रो पावर का और इससे तकरीबन 10.2 मेगावाट बिजली जो है इसने फराहम करनी थी। लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अभी तक तातुल का शिकार हुआ है, बल्कि इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, एक और मंसूबा भी इसी तरह से है, वो शागला के इलाके में, यहाँ भी इस मंसूबे की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसको कहते हैं करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी दिसंबर 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था और 96% काम इसमें मुकम्मल हो चुका है। लेकिन सिर्फ चंद फीसद काम मुकम्मल ना होने की वजह से पिछले 10 साल से ये मंसूबा जो है ये राह तकरा है उन हुक्मरानों की जो इसको ये जिन 3 मंसूबों की तकमील जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई है, उनमें ताख़ीर की असल वजह क्या है? क्या फंड्स की कमी है, तकनीकी मसाइल हैं या फिर इंतज़ामी मसाइल हैं?
नहीं, फंड्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 10 सालों पे मुहित मंसूबे हैं। अगर ये 4 साल बाद मंसूबे इसमें ऐसे हैं कि जिसकी मुद्दत तकमील जो थी वो 4 साल थी, अगर 4 साल में ये मुकम्मल ना होए तो कम अज़ कम अगले 4 साल में, 8 साल में तो इससे मुकम्मल होना चाहिए था। फिर तो ऐसी सूरत में जो फंडिंग है उसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कुछ इंतज़ामी उमूर हैं, कुछ टेक्निकल उमूर हैं और कुछ फाइनेंशियल उमूर हैं, सारे मिला के ये इसकी ताख़ीर का सबब बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे भी हैं कि सवात पे एक मंसूबा था तो वो 4 साल में मुकम्मल होना था, 4 साल में जब मुकम्मल नहीं हुआ, वो उस वक्त हैदराबादी जब अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त ही शुरू किया गया था। लेकिन बाद में जब मुकम्मल ना हुआ और हुकूमती इदारों ने उस इदारे से पूछा कि ये मनसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, तो उनको ये जवाब दिया गया कि 2022 में सैलाब आया था जिसकी वजह से ये मनसूबा जो है ताख़ीर का शिकार हुआ। अच्छा। अब सच्ची बात यह है कि उस सैलाब की वजह से इस मनसूबे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद इसे उसमें शामिल किया गया और ये जाहिर किया गया कि चूंकि सैलाब की वजह से इस मनसूबे को नुकसान पहुंचा है तो इसलिए ये ताख़ीर का शिकार है। मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए उल्टा कुदरती आफात पे ये इसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के ये कहा गया कि ये इस मनसूबे की ताख़ीर है। हालांकि अगर ताख़ीर का सामना करना ही था तो 4 साल पहले इसकी ताख़ीर का सामना करना पड़ता, उस वक्त तो सैलाब नहीं था, तो उस वक्त जब मुकम्मल नहीं हुआ, अब 10 साल बाद भी वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, तो अभी ये कह रहे हैं कि 2022 में सैलाब आया था और फिर 2025 में भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये बड़ी अजीब गरीब बात है और जब तक इसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो, उन लोगों का एहतिसाब ना हो जो इसमें ताख़ीर का बराह रास्त सबब बने, तब तक ये मामला सुधर नहीं सकता। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे मनसूबे हैं जो मजीद शुरू हो रहे हैं। और ये भी फरजाना मैं आपको बताती चलूँ कि इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बानी चेयरमैन ने इन मंसूबों के लिए काफी जोर दिया था। हालांकि ये एक मंसूबा जिसका अभी मैंने जिक्र किया ये एनपी के दौर में शुरू हुआ था और बाद में फिर पीटीआई के दौर में दोबारा इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा मुमताज, आपने बहुत से मंसूबों का जिक्र किया है, अगर इनमें से हम बात कर लें गोरकन मटलतान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता रहा है और एएनपी के दौर में भी इसका क्रेडिट लिया जाता रहा है। तो इस मंसूबे की तफसील के हवाले से जरा बताएं कि वो पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा। हाँ बिल्कुल, ये फरजाना इसी गोरकन मटलतान पावर प्रोजेक्ट जो है उसी की बात मैं कर रहा था। ये 10 साल से भी पहले, मतलब हैदर होती जब वजीर आला थे तो उस वक्त उन्होंने इसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और ये बड़ा अच्छा मंसूबा इसलिए था कि ये 15 अरब रुपए की लागत से इसने मुकम्मल होना था, लेकिन अभी उसकी लागत जो है 21 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। उस वक्त उसका इफ्तिताह जब किया गया तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा और ये 84 मेगावाट का ये मंसूबा था। इससे 84 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और इस मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इससे सालाना 3 अरब रुपए का मुनाफा हासिल होना था। और लेकिन यही वो मंसूबा था जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। इसमें यह कहा गया कि 2022 का सैलाब है इसलिए ताख़ीर का शिकार हुआ। हालांकि जब ये अवामी नेशनल पार्टी के दौर में शुरू हो गया था तो उस वक्त 4 साल का मतलब तो ये था कि उसकी हुकूमत जो थी वो 2013 में जब ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि 2016 तक या 2015 तक ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन परवेज़ खट्टक के दौर में एक बार फिर इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया और ये कहा गया कि ये मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। अगर उस वक्त से भी हिसाब लगाते तो उस वक्त भी 4 साल के बाद ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन बाद में फिर ये बहाना बनाया गया कि 2022 में चूंकि सैलाब आए के ऊपर साल लग गए हैं, लेकिन अब जब यह मंसूबा मुकम्मल होने के नजदीक है उसके बावजूद भी हमें ताख़ीर दिखाई दे रही है, तो उसकी क्या वजह आप सामने आ रही है? अब जिस तरह से मैंने कहा, पहले तो ये कहा जाता रहा कि सैलाब की वजह से इस मंसूबे को नुकसान पहुंच जाए, तो अब दोबारा इसमें वो काम जो है वो बढ़ गया है तो इसलिए ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी जब प्रेशर बढ़ गया है तो अब जो इदारा है पीडो उसकी जानिब से भी इसमें काम तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये होता है कि इस पर काम शुरू हो जाता है और फिर अचानक काम रोक दिया जाता है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मिसाल के तौर पर पिछले साल जो है इसके लिए फंडिंग, जिसके लिए जो फंड्स की लोकेशन हुई थी वो सिर्फ अलामती फंड्स थे। इसकी वजह ये थी कि चूंकि इन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर काम इसमें मुकम्मल हो चुका है, इसमें मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसकी जो लोकेशन थी वो कम की गई। लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता तो सालाना 3 अरब रुपए हुकूमत के ख़जाने में आते। और मज़े की बात यह है कि इससे पैदा होने वाली बिजली की कीमत जो थी ये पेस्को की जो बिजली की फी यूनिट कीमत है वो नहीं है। ये इस मंसूबे में फी यूनिट बिजली की कीमत 5 रुपए और 8 रुपए से ज़्यादा नहीं थी, इसके दरमियान थी।
कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी जिक्र कर लेते हैं, वो एक बड़ा मुनाफा बख्श मंसूबा था, तो उसकी भी हालत हमें बता दें कि उसकी हालत इज़ार इस वक्त क्या है। जी बिल्कुल, ये लोअर दीर के इलाके में कोटो हाइड्रो पावर का मंसूबा है, ये भी 10 साल में मुकम्मल होना था। ये अच्छा। 40.8 मेगावाट गालिबन ये इसकी प्रोडक्शन होगी और ये मंसूबा 2015 में शुरू किया गया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी इस मंसूबे के बारे में ये कहा गया कि ये फौरी तौर पर बगैर किसी ताखीर के 2019 में मुकम्मल होगा, लेकिन 2025 है और ये मंसूबा अब भी मुकम्मल नहीं हो सका। इस मंसूबे पर 1 अरब रुपए की लागत आ रही थी और इससे भी जो बिजली पैदा हो रही थी वो 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पैदा हो रही थी और इससे सालाना 1.7 अरब रुपए का जो मुनाफा था वो मुतवक्किल था। लेकिन इसमें भी जब हमने वजह पूछी तो ये बताया गया कि इसमें इंतज़ामी और फाइनेंशियल और कुछ टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। हालांकि बेशतर हिस्सा इसका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत इसके लिए पुशअप चाहिए कि जब बजट बनता है तो क्या इन मंसूबों के लिए बजट में फंड मुख्तस नहीं होते हैं या फिर हुकूमत ही इसको संजीदा नहीं ले रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी सालाना के हिसाब से मसलन अगर 4 साल का मंसूबा है तो इनके लिए जो फंडिंग होती है वो 4 साल पर मुहित होती है और 4 साल में इसकी पूरी की पूरी फंडिंग हो जाती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 98% काम अगर किसी मंसूबे पे मुकम्मल होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए फंडिंग जो है वो मुकम्मल हुई है। लेकिन जो इजाफी काम है ये जो मुतालिका अफसरान होते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी नाली होती है कि वो 2% काम मुकम्मल करने में चंद साल ले लेते हैं। मतलब पूरा मंसूबा जो 4 साल का मंसूबा है वो 98% मुकम्मल हो जाता है और फिर सिर्फ 2% या 4% काम के लिए सालों साल इसका इंतजार करना पड़ता है। तो ये बड़ी हैरत की बात है। इनके लिए लोकेशन भी होती है। आप बता रहे हैं कि फंडिंग तो 4 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाती है। अगर फंडिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर कौन सा इदारा है जो इन मंसूबों की अदम तकमील की वजह बन रहा है या जिम्मेदार है उसका? वो जी बिल्कुल, ये पेडू का इदारा है। ये पख्तूनख्वा जो एनर्जी डेवलपमेंट का इदारा है, ये उसी की जिम्मेदारी है और उसी ने इसे मुकम्मल करना था। लेकिन अगरचे उसकी काफ़ी उस इदारे पर तवज्जो भी दी गई और उसकी जो इस्तेदाद है वो बढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन चूंकि सोच पुरानी है, नई आइडियाज़ नहीं है, जो तरीक़ाकार है वो पुराना है, तो इसलिए ये पुरानी रफ्तार से अभी तक चल रहे हैं और जदीद दौर के तकाज़ों से ये इदारा अभी तक हम आहंग ना हो सका। ये अगर हो सका तो अगर ये हुआ होता तो 4 साल का जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल में मुकम्मल हो चुका होता। लेकिन अब हम देखते हैं और भी इस तरह के मंसूबे इसी इदारे के तहत बहुत ज्यादा ताखीर हो चुकी है। तो क्या ये ताखीर अवामी वसाइल और पैसे के ज़िया के मुतरादिफ नहीं है? सिर्फ यही नहीं फरजाना, बल्कि इसमें मसला ये है कि जो 4% काम होता है वो फिर उस पर अरबों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो बजाय इसकी कि इसको फौरी तौर पर इसको मुकम्मल किया जाए और जो इजाफी अखराजात हैं उससे, बल्कि जो ताखीर हुई है तो उस पर भी चाहिए कि उन लोगों पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए जो इसकी ताखीर के जिम्मेदार हैं। मिसाल के तौर पर 300 मेगा प्रोजेक्ट का एक और बालाकोट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें भी सूरत हाल ये है कि उसमें कोई जो प्रैक्टिकल काम है वो अभी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ऐसे मंसूबों को मुकम्मल होना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि जब बड़े बड़े मंसूबे जिससे मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा मुतवक्किल होता है वो जब मुकम्मल नहीं होते तो छोटे मंसूबे जो हैं ज़ाहिर है फिर उनकी प्रायोरिटी में वो नहीं आते, जिसकी वजह से ये मजीद पीछे चले जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये जो एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे यहाँ पर जो काफ़ी देर से मेरे दिमाग में अटक रहा है, मुझे ये बताइए, क्योंकि अब तो इतनी ताखीर हो चुकी है और देखा जाए तो अब ये तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं ये मंसूबे, तो अब मौजूदा हुकूमत जो है उनकी जानिब से इन मंसूबों की निगरानी या फॉलो अप के लिए कुछ किया जा रहा है? चंद माह कबल इस सिलसिले में एक मीटिंग भी हुई थी और जो इदारे की सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन पे काफ़ी जोर दिया था कि ये फौरी तौर पर जो बॉटलनेक्स हैं वो दूर किए जाएं और इस मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये मंसूबा उसकी मीटिंग के चंद माह बाद भी उसी तरह से रहते हैं। खुसूसन ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं जिसका जिक्र मैंने किया है, एक मठलतान प्रोजेक्ट है और दूसरा जो है ये कोटो हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये तो बड़े मंसूबे हैं, एक स्वात पे वाक़या है और एक जो है कालाम में वाक़या है।
तो इन मंसूबों की तकमील के लिए ख़ास तौर पर हिदायत जारी की गई थी, लेकिन उस पर भी उन अफसरान के कानून पर जू तक नहीं रहेंगी और ताहाल जो ये मंसूबे तअत्तुर का शिकार हैं और इनमें से एक मंसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा मुमताज, एक और चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली जब केपी के अंदर कोई मंसूबा शुरू होता है तो बैरूनी फंडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है और कर्जा जात भी लिए जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो मंसूबे स्टार्ट किए गए थे इनमें बैरूनी इमदाद या कर्ज लिए गए थे, और अगर जिस तरह से ताखीर हो गई है उन कर्ज की अदायगी पर क्या असर पड़ेगा फिर? असल में कर्ज़ों की अदायगी का तो इस पर कोई मसला दरपेश नहीं है। अलबत्ता हुकूमत के अपने मसाइल जो हैं वो ज़ाया इसलिए हो रहे हैं कि जिस मंसूबे पर 15 अरब रुपए के अखराजात आने थे वो मंसूबा 21 अरब रुपए का हो गया। अब अच्छा। सूबा जो है ज़ाहिर है गरीब सूबा है, इसमें अरबों रुपए के इस तरह के एक प्रोजेक्ट में इजाफे से का मतलब यह है कि बाकी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या सूरत हाल होती होगी। तो अगर मतलब 15 अरब की बजाय एक मंसूबा 21 अरब रुपए में मुकम्मल होता है तो जाहिर है उसके कॉस्ट में जो इजाफा होता है उसकी जिम्मेदारी किसी एक पर आयद ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने इन्हीं अफसरान की वजह से इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की थी। और ये जो मटरतान का प्रोजेक्ट है, यहाँ तो मैं ये बताता चलूँ कि इस पे 1992 से काम शुरू है। उस वक्त ये कहा गया है, ये कालाम के इलाके में वाक़ है और कालाम में बिजली जो है ये प्राइवेट जितनी भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें उनको बिजली मिलती जा रही है। अभी भी आज भी इस वक्त भी वहाँ पे जो है वो था एहतजाज हो रहा है और लोग जो हैं रात के वक्त भी निकलते हैं, दिन के वक्त भी निकलते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली जो है वो इतनी नहीं है कि वो इससे उनकी जरूरियात पूरी कर सके। अगर ये मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं तो कितने मेगावाट बिजली पैदा होनी थी और सूबे को कितना फायदा होना था उसका? जो गुरकन मटरतान प्रोजेक्ट है ये तो एक 84 मेगावाट का ये मंसूबा था। अच्छा। और इससे जो सालाना मुनाफी की शरत थी वो 3 अरब रुपए है और इस पर सस्ती बिजली मुयसर आ रही थी। जाहिर है जो पेस्को की बिजली है जो हम आम तौर पर आम घरेलू सारिफिन को अवेलेबल है, ये उससे काफ़ी हद तक कम है। और वहाँ अब भी जो छोटे छोटे जो बिजली घर हैं जहाँ से वो उनको बिजली मिल रही है वो अपनी मदद आपके तय मिल रही है और उनको बमुश्किल ही चंद 100 रुपए का बिल अदा करना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो नाकाफी हैं तो इस वजह से वो जो हाइड्रो पावर है वो छोटे हाइड्रो पावर वो जल्दी काम छोड़ देते हैं। अब अगर ऐसी मंसूबे वहाँ पे शुरू किया जाए तो न सिर्फ ये कि वहाँ पे जो सियाहत है उसमें भी इजाफा किया जा सकता है, बल्कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी फायदा हो सकता है और हुकूमत को भी अरबों रुपए का मुनाफा सालाना हासिल हो सकता है। ये 10 मंसूबों की बात मैं कर रहा हूँ, ये 781 मेगावाट के मिला के कुल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। 781 मेगावाट बिजली काफी बिजली होती है और जाहिर है अगर इतनी बिजली खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मैसर आ जाए और खुसूसन ऐसे मौसम में तो जाहिर है उन इलाकों का जहाँ जहाँ के लिए ये मंसूबे बनाए गए हैं वहाँ तो उनको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सितम ज़रीफ ही यह है कि न सिर्फ ये कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो ताखीर का शिकार हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें 7 मंसूबों का जिसका मैंने जिक्र किया वो भी इस लिहाज से छोटे नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिस तरह से ये मंसूबे ताखीर का शिकार हो गए हैं तो क्या इन मंसूबों में करप्शन और नाकिस प्लानिंग के शवाहिद भी सामने आए हैं? असल में जो भी तरक्याती काम होते हैं तो जाहिर है उसमें हर किस्म की बेकायदगी भी होती है और मुख्तलिफ किस्म के लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें ठेकेदार भी होते हैं, सरकारी एहलकार भी होते हैं। जाहिर है जब किसी मंसूबे में कोई ताख़ीर होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है और अगर सारे लोग ईमानदारी से काम कर लें और जो उनको दिया गया जो टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक अगर उस मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचा दे तो जाहिर है उसमें फिर करप्शन का जो आंसर है वो भी कम हो जाता है और जो बेकायदगियाँ वो भी कम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बेकायदगी इससे क्या और हो सकती है कि एक मंसूबे से अगर सालाना 3 अरब रुपए आने हैं और वो मंसूबा 7 साल के लिए डिले हो जाए तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल अच्छा खासा असर पड़ेगा उसके ऊपर। नाजरीन, अगर ये मंसूबे मल हो जाएं तो सूबे की तवानाई की जरूरियात काफी हद तक पूरी हो जाएंगी और अवाम ये जानने का हक रखते हैं कि इसकी ताखीर के आखिर जिम्मेदारान कौन है। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि कराची में महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि PDMA ने तमाम अजला को वार्निंग भी जारी कर दी है। निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी को तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ भी तैयार कर ली गई हैं। आपको ये बताएं कि PTA ने सिंध में मानसून बारिशों के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है, जबकि सिंध हुकूमत और तमाम इदारों की मदद हासिल की जाएगी और सिंध की साहिली पट्टी और साउथ के अजला में शदीद बारिशों के इम्कानात को भी जाहिर किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें दिया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से अगस्त में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, तो उसके बाद PDMA और ज़िले हुकूमतों की जानिब से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी, थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पर जो साउदर्न सिंध है, जिसमें ये साहिली पट्टी के जितने अजला हैं, उसमें ये शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगस्त के महीने में ये जो है वो बारिशें होंगी और शदीद किस्म की बारिशें होंगी। ये जो उमूमी तौर पर जो मानसून की बारिशें होती हैं, तकरीबन उनसे 45 से 55% ज़्यादा ये बारिशें होंगी। अच्छा। तो इसके पेश नज़र उन्होंने एक जो है कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार किया है और वो प्लान ये होता है कि तमाम जो सिंध हुकूमत के इदारे हो या NDMA हो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या महकमा मौसमियात के साथ ये राब्ते में रहते हैं। उसके बाद ये प्लान जारी करते हैं कि आगे मुस्तकबिल में या इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें जो बताया गया है और उसके बाद जो बताया गया है NDMA की जानिब से या महकमा मौसमियात की जानिब से, तो मुख्तलिफ जो है मॉनिटरिंग रूम्स जो है वो कायम किए गए हैं। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताइए, चूंकि कराची को अलर्ट जारी किया है, तो कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और उनके लिए क्या हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, कराची के अंदर भी जो अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी किया गया है, इस हवाले से तमाम जो म्यूनसिपल के इदारे हैं उनको भी कहा गया है, अलर्ट रखा गया है। कराची के मुख्तलिफ ऐसी एरियाज़ हैं, तकरीबन कोई 40-45 के करीब, जिस पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि वो कुछ इलाके जो है वो नशेबी इलाके होते हैं। वो वहाँ पर पानी ज़्यादा जो है पूरे कराची का भी आता है, मुख्तलिफ इलाकों का, जिसकी वजह से फोकस रखा गया है या PDMA के जानिब से भी कहा गया है कि उन इलाकों को फोकस किया जाए ताकि वहाँ से जल्द पानी निकाला जा सके, जिसमें पंजाब चौरंगी का एक इलाका है, कयूमाबाद है, एयरपोर्ट शार फैसल पर एयरपोर्ट के मकाम पर भी जो एक जगह है, और दाऊद कॉलेज है, सोराबकोट है, बल्दिया है, लियाकताबाद है, माड़ीपुर रोड है, केमड़ी है, और सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध असेंबली में के जो सड़कें हैं वहाँ पर भी इस तरह से अगर कोई ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर वहाँ पे पानी जमा होता है। और वेस्ट कोरंगी, उनमें से कहा गया है कि 18 से 20 जो मशीनें हैं उनको भी कहा गया है, जिसमें KMC की है और PDMA की है, उनको अलर्ट रखा गया है कि वहाँ पर अगर खुदा रखा कोई इस तरह की कोई अर्बन फ्लडिंग का मामला होता है तो वहाँ पर पानी निकाला जा सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर लोग फंस जाते हैं, खदशा होता है कि पानी ज़्यादा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कश्तियों को भी अलर्ट रखा जाता है कि वहाँ पर कश्तियों के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जा सके। कराची के अंदर हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ वक्तों में इस तरह से बारिशें भी होती हैं और ज़ाहिर पानी जमा भी हो जाता है, फिर हेवी मशीनरी और मुख्तलिफ हिकमत अमली से पानी निकाला भी जाता है। बाकी भी जो अजला हैं, जिस तरह से ठट्टा है, बदीन, टड्डो लहयार, उमरकोट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि कितना फीसद बारिशें जो आम मानसून से ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें कहा गया है कि बदीन के लिए कि तकरीबन 45 से 60% ज़्यादा बारिशें मुतवक्किल हैं जो आम मानसून की सीज़न में जिस तरह से होती हैं। इसी तरह से जो एक इलाका है उमरकोट का, उसमें 65 से 80% ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो आप समझे कि वहाँ पर भी जो है कोई सूरत इस तरह से कोई नहीं है। टड्डो लहयार में भी इसी तरह से 45 से 50% की जो है वो ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। मटियारी में भी कहा गया है। जो जाहिर जिस तरह से आप बता रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशनगोई की गई है कि सिंध के साहिली इजला में 45 से 60% ज़्यादा बारिशें होंगी, ये पेशनगोई कर दी गई है। तो क्या इन इजला में निकासी आपका मौसर निज़ाम कोई मौजूद है?
देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं, जिस तरह 2022 का भी सैलाब आया और बारिशों की वजह से सैलाब आया था सिंध भर में, इसी तरह से ही ये जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं, ख्वाह वो कराची के अंदर हो या मुख्तलिफ जो देही इलाके हैं, वहाँ पर एक कुदरती सिस्टम जो है, वहाँ पर एक उनके जो कैनाल्स निकले हुए हैं, मुख्तलिफ नदी नाले होते हैं। जिस तरह से कराची के अंदर जो बड़े जो बारिश के पानी को निकालते हैं, मली नदी हो गई, लियारी नदी हो गई, तो इसी तरह से और भी जो नाले हैं, गुज्जर नाला और दीगर नाले। बदकिस्मती की बात है कि हमने तमाम जो पानी के कुदरती रास्ते हैं उनको बंद करके वहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हमने बना दी, हमने घर बना दिए हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं तो वो फिर फ्लड सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाती हैं, फिर जो है इंसान जाने भी ज़ाया होती है, घर भी टूट जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह से ही अगर हम तो जाहिर जो सूरत हाल आप हमें बता रहे हैं, सूरत हाल को मद्देनजर अगर रखा जाए तो क्या मौजूदा निकासी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी शदीद बारिशों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा, वो भी कराची जैसे शहर में? देखिए, मुमकिन नहीं है कि इस तरह से अगर आप पानी के नेचुरल रास्ता नहीं देंगे पानी को, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसी सूरत हाल में कितने भी आप मैयर्स ले लें, आप कितनी मशीनरी लगा लें, मगर आप जब तक कुदरती नदी नालों को साफ नहीं करेंगे, पानी को रास्ता नहीं देंगे, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, फिर लोगों के घरों में जाएगा, आबादी जो है उनको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसी तरह से ये जितने भी इकदाम किए जाएंगे वो नाकाफ़ी होंगे। अब सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी जो छुट्टियाँ हैं मनसूख की गई हैं। उसी तरह से मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उनमें भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि अगर कोई इस तरह के कोई मामला आता है, कोई अर्बन फ्लडिंग आती है या वैसे भी दूसरे जो इलाके हैं उनमें अगर कोई सैलाब आता है तो उनसे निपटने के लिए भी ये इकदाम किए जाएँ। और ख़ास तौर पर ये जो PDMA की जानिब से जो कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, उसमें जो ये कंट्रोल रूम तमाम इदारों के साथ, बल्दियाती इदारे हों या वफाकी हुकूमत के इदारे हों, उसके साथ साथ वो ज़िले इंतज़ामिया पर वो डिपेंड करता है कि वो फिर अगर खुदा न खासा कोई इतनी सूरत हाल ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे पाक फ़ौज को है वो तलब कर सकते हैं। सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया एक मुशावरत के बाद ये फैसला करती हैं, वहाँ की ज़मीनी हालात देखने के बाद कि अब पाक फ़ौज की मदद ली जाए तो उनको तलब किया जाता है। तो ये तमाम जो जिस तरह से कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया है उसमें तमाम चीज़ें दी गई है। दूसरी बात यह है कि देखें, PDMA के पास मुख्तलिफ वेयर हाउसेज है, कराची के अंदर है, सखर के अंदर है और जामशोरों में है, कराची के अंदर माड़ीपुर में। उनके वेयर हाउसेज में कुछ सामान जो पड़ा रहता है कि जिस तरह से खुदा न खासा कोई इस तरह के हंगामी हालात हों तो फिर लोगों को सबसे पहले तो तरजीह ये होती है कि वहाँ रेस्क्यू करके उस जगह से निकाला जाए, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। उसके बाद जो सेकंड होता है तो उनको जो है तमाम सहूलियत फराहम की जाए, उनके लिए मुख्तलिफ कैंप्स कायम की जाए या टेंट हो या उनके लिए मुख्तलिफ किट्स होती हैं। तो उनके लिए भी जो ये चार्ट दिया गया है कंटीजेंसी प्लान में, उसमें भी बताया गया है कि जो अवेलेबिलिटी है, जो मौजूद जितनी अशिया है उनमें कितनी चीज़ें ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड है। निकासी आपको मुमकिन बनाया जाएगा, हैवी मशीनरी को तैयार कर लिया गया है, रेस्क्यू के लिए बहुत से और इंतजामात भी कर लिए गए हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी अहम है यहाँ पर वो ये है कि पानी की जो गुजरगाहें हैं, जो नदी नाले हैं, वो तो कचरे से भरे पड़े होते हैं। क्या उनकी सफाई को मुमकिन बनाया गया है? क्या उनकी सफाई की गई है ताकि पानी का बहाव आराम से हो सके वहाँ से? जी, यही बात है कि पानी के गुजरगाहों को बंद किया हुआ है। गुजरगाहों को कहने के लिए जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ पर सफाई कराते हैं, मगर जहाँ पे घर और कंस्ट्रक्शन हो गई है, कुछ कब्जे हो गए हैं, वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो इसी तरह से एक तो बात यह है। दूसरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो हद होती है और उनकी बेहिसी होती है कि वो हक़ाइक़ से आगाह नहीं रखते हैं। जिस तरह से मंछर झील में भी 2022 में पानी आ रहा था, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहा था, उनको पता भी होता है कि ये पानी सीधा मंछर झील में आएगा, तो उनका जो है एक मेकनिज़म होता है, पानी को जो बहाव के हवाले से दरिया में पानी छोड़ देते हैं। तो वो नहीं किया गया, उसको एक बम की तरह बनाया गया, फिर उसी तरह बंदूक के लोग दरबदर हो गए। बिल्कुल, देखा जाए तो अगस्त के महीने में शदीद बारिशों का अलर्ट तो जारी
जारी कर दिया गया है और PDMA की जानिब से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि हम भरपूर इंतजामात कर रहे हैं, इकदामात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो इकदामात किए जा रहे हैं ये कितने मौसर साबित होते हैं जब अगस्त की बारिशें होंगी। तो नाज़रीन वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मुल्तान के महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की महंगे दामों खरीदारी को जाहिर किया गया है और ये खरीदारी जाहिर करके कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया है। जबकि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक चहीते ठेकेदारों से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लिए बगैर ही करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबे उनको अलॉट कर दिए गए हैं। मजीद इसकी खबर की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि महकमा लोकल गवर्नमेंट के तरक्याती मंसूबों में 3 करोड़ से ज़ायद का नुकसान कैसे और किन मराहिल में हुआ है और क्या इसकी कोई आज़ादाना इंक्वायरी करवाई गई है? जी शुक्रिया। बात अगर की जाए तरक्याती मंसूबों के महंगे दामों जो है मटीरियल खरीदने की, तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, ना ही लोकल गवर्नमेंट का इदारा जो है ये पहला इदारा है जिसमें ये अफसरान ने कारनामा सरअंजाम दिया है। अगर बात की जाए मुल्तान में लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जानब से जो महंगे दामों मटीरियल खरीदा गया इन तरक्याती कामों के लिए, तो इससे कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेजात हैं इसके मुताबिक जो माली साल 2022-23 है उसमें भी 1 करोड़ रुपए से जायद का मटीरियल जो है वो महंगे दामों खरीदारी उसकी जाहिर की गई थी। अगर मजमूई तौर पर नुकसान की बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन में अगर बात की जाए तरक्याती मंसूबों में उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आ गई, जायद तखमीने लगाए गए, बोगस लिबार्टी टेस्ट करवाए गए, तो इसमें मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपए से जायद की जो है वो बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मादी की अगर बात की जाए तो मादी में भी इस तरह के 12 वाकयात सामने आ चुके हैं जहां पर निशानदेही की गई है कि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो महंगे दामों में मुकम्मल किए गए हैं। उसमें पहला टेंडर अलाटमेंट का मरला होता है, उस मरले से जो है वो बेज़ाब्ती का अमल शुरू हो जाता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो होती है कि जो कि जब टेंडर मंजूर होता है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर बैंक गारंटी की सूरत में जो तखमीना लागत है उस टेंडर का उसका 5% जो है वो लाजमी जमा करवाना होता है ठेकेदार ने। अब यहाँ पर करते क्या अफसरान, यहाँ पर वो ठेकेदारों से मुबैना तौर पर मिली भगत करते हैं। जो अमाउंट ज़र जमानत के तौर पर बैंक सिक्योरिटी की सूरत में रखनी होती है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसको कहते हैं, तो वो वसूल ही नहीं की जाती जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। हमें ये भी पता चला है कि गलत तखमीना लागत के जरिए कौमी खजाने को 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तो क्या ये तकनीकी है या जानबूझकर ये कोताही की गई है? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने एक टेंडर जो है वो अलाट कर दिया, उसमें रकम जो है वो भी आपने मुख्तस कर दी, उसी हिसाब से आपने ठेकेदार को कह दिया कि भाई इतने का टेंडर आपका मंजूर हुआ है, इसी के अंदर अंदर आपने हमें ये काम मुकम्मल करके देना है। अब उसकी सरदर्द है कि उसने लेबर जो है वो किस रेट पे हायर की है, कितना उसका डीजल जो है वो लगता है। अब करते क्या है कि लेबर जो है लेबर का की जो उजरत है उसको ज्यादा जाहिर कर दिया जाता है। इसी तरह डीजल जो इस्तेमाल होता है गाड़ियों में उसकी मिकदार भी ज्यादा जाहिर कर दी जाती है। इसी तरह जो ईंटें हैं, ईंटों का मयार जो है वो यानी कि दर्जा अव्वल की जो है वो जाहिर कर दी जाती है, हालांकि इस्तेमाल जो होती है वो दर्जा सोइम की या दर्जा दोइम की इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह के जो है तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए वो तखमीना लागत जो है उसको गलत ही नहीं लगाया जाता, उससे भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस मामले में 40 लाख रुपए का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा ज़हीर, एक और बड़ी अहम बात ये है कि जो बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग मौका तो हाथ से जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो ठेकेदार जिनको खिलाफ ज़ाब्ता मंसूबे अलॉट किए गए, क्या उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी आप देखें कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरियां ज़ेरे इल्तवा हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। अच्छा, अब होता क्या है कि जिन ठेकेदारों के साथ मिलकर अफसरान ने खुद उन्हें एक रास्ता दिया है, मौका फराहम किया है कि आप इस तरीके से जो है वो कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूट सकते हैं, तो उनके खिलाफ वो अफसरान जो है क्या कार्रवाई करेंगे। मुल्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ से 2 साल पहले एक एक्सियन को जो है वो मुबैना बेज़ाब्तियों पर जो है जिला बदर किया गया था। 2 साल गुजरने के बाद दोबारा आज वो जो है वो महकमा
लोकल गवर्नमेंट में उसी सीट पर बैठे हुए हैं। अंदाजा करें कि जिसको जिला बदर कर दिया गया था किस वजह से, कि माली तौर पर वो बेज़ाब्तियों में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कई एंटी करप्शन में इंक्वायरियां चल रही थी, जिस पर जो महकमा लोकल गवर्नमेंट पंजाब है उन्होंने उसे ओहदे से हटा दिया था और जिला बदर कर दिया था। अब 2 साल बाद दोबारा वो अपनी सीट पर मौजूद हैं। उसी तरह से जो चहेते ठेकेदारों को नवाजने का सिलसिला उन्होंने अपने साबका दौर में शुरू किया हुआ था, महकमा लोकल गवर्नमेंट जो है वो तो बड़ी शफाफियत के दावे कर रही है कि हम बहुत शफाफ तरीके से सारा निजाम चला रहे हैं। अगर इतना ही शफाफ चल रहा है तो फिर एहतसाब में इतनी देर क्यों लग रही है, फिर क्यों मामलात नहीं निपटाए जा रहे हैं? अब यही तो सवाल है कि जब इतनी शफाफियत है तो आए रोज महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरियां शुरू की जाती हैं। जब सालाना ऑडिट होता है तो ऑडिट हुकाम की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही कैसे की जाती है। साफ जाहिर है दोनों जो महकमे, चाहे वो एंटी करप्शन है चाहे वो ऑडिट हुकाम है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो अपनी तहवील में लेते हैं। उस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होती है, उसके बाद जो है वो सामने आता है कि भाई किस मद में कितनी जो है वो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां की गई। वो में हवा में तीर तो चलाते नहीं। साफ जाहिर सरकार के वो मुलाजम है, सरकारी इदारे हैं, वो अगर किसी सरकारी इदारे का ऑडिट करते हैं तो वो पूरे सबूत जो है उनके सामने होते हैं, जिसके बाद वो है ऑडिट एतराज़ात जो है वो सामने जो है उसको मुरतब करते हैं। इसी तरह एंटी करप्शन में जो इंक्वायरी होती है, साफ जाहिर सारा रिकॉर्ड वो तहवील में लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद जो कवानीन है उसके साथ उसका मुआवजा किया जाता है कि अगर प्रोक्योरमेंट रूल्स है तो उसको कितना फॉलो किया गया, अगर पंजाब के जो महकमा खजाना है उसके जो रूल्स हैं उसको फाइनेंस रूल्स को कितना फॉलो किया गया। इसी तरह दीगर जो कवानीन है वो तमाम का मुआवजा करते हैं। अगर कहीं पर उन्हें कोई झोल नजर आए तो उसके बाद उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाता है और उस पर जो है बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया जाता है। तो कई केसेस में ऐसा हुआ कि एंटी करप्शन को जब क्लू मिला कि यहां पर बेज़ाब्तियां हुई हैं तो उन्होंने अफसरान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया, गिरफ्तारियां भी की। बाद केसेस में रिकवरी जो है वो भी सामने आई है। लेकिन इस तरह के मामलात तो हमने बार बार देखे, हर बार ये मामलात सामने आते हैं, हर बार इनके हवाले से कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये बदउनवानियां जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। ज़हीर, मुझे ये बताइए कि महकमा मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या कोई लाएअमल, कोई मैकेनिज़्म तैयार कर रहा है? जी, दावे तो आपको पता है कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की जानब से ई टेंडरिंग का जो है वो कहा जा रहा है कि सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा और उसकी वजह यही बताई जाती है कि जितनी भी माली बेज़ाब्तियां हैं जो टेंडर अलाटमेंट के प्रोसेस में है उसको दूर करने के लिए ये अमल जो है वो शुरू किया गया है। मगर हैरान कुन तौर पर तमाम तर यानी के दावों के बावजूद अभी तक वही टेंडर अलाटमेंट के प्रोसेस में बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं। इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से अमल टेंडर जो अलॉट किए जाते हैं वो गलत तरीके से अलॉट किए जाते हैं, कानून को फॉलो ही नहीं किया जाता है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक साइड पे रख दिया जाता है और मनपसंद ठेकेदारों को नवाज दिया जाता है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर क्या आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर ये महकमा प्रॉपर तरीके से या शफाफियत के साथ चल सकेगा? जी, ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि आप तमाम तर बेज़ाब्तियां भी करें, जितने भी हुकूमती कवानीन हैं उनको भी आप पैरों तले रोन दें और उसके बाद आप ये दावे करें कि महकमे में शफाफियत आएगी, महकमे को अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का अलमिया नहीं है, जितने बाकी महकमे हैं, जिला कौंसिल हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, हाईवेज हो गए, इसके साथ साथ बिल्डिंग्स है, जहाँ भी तरक्याती कामों के मनसूबों के जो है टेंडर होते हैं वहाँ पर इसी तरह के मामला जो है वो सामने आते हैं। वहाँ पर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने ई टेंडरिंग का जिक्र किया है, अगर ई टेंडरिंग का आगाज कर दिया जाता है शफाफ तरीके से तो कितनी बेहतरी आ सकती है इस महकमे के अंदर? जी, हमारी कुछ अफसरान से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ई टेंडरिंग पर अगर फुल फ्लैज जो है वो अमल दरामद किया जाए, तमाम तर जो इक़दामात है वो फॉलो किए जाएं, तमाम तर जो हुकूमती कवानीन है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए तो एक पैसे की जो है मुबैना तौर पर करप्शन नहीं हो सकती। साफ ज़ाहिर है जब सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा, तमाम अफसरान तक जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो उनकी नज़रों के सामने होगा कि भाई ये टेंडर था, फलां ठेकेदार को अलाट किया गया, इतने
कितने पे जो है वो टेंडर जो है वो अलॉट किया गया है, तो साफ ज़ाहिर तमाम मरले उनकी आंखों के सामने होंगे। तो बिल्कुल सही देखा जाए, अगर ये तमाम प्रोसेस अगर कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी भी आ सकती है। लेकिन सवाल मैं फिर भी यही करूंगी कि क्या अवाम के पैसों से चलने वाले मंसूबे जो हैं उनमें बेज़ाब्तियां जो की जाती हैं वो आखिर कब तक बर्दाश्त की जाएंगी? क्या हुकूमत इस पर कोई फैसला कुन कदम लेगी? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।